हेलो बच्चों, ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स पोर्शन से। और ये जो चैप्टर है ये कम से कम 3 से 5 नंबर कवर करता है एग्जाम में। तो उसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और इजी सॉल्यूशन में किया है। और कुछ ट्रिकी मेथड भी हमने यहाँ पे बताए हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिकी मेथड से। तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑल्सो राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और उसका एप्लीकेशन भी लिखना है। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हम देख पाएंगे किस तरीके से चीजें होती हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट क्या है इसका। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies present in the universe is directly proportional to the multiplication of both masses and inversely proportional to the square of distance between the both bodies. Mathematically it can be written as, देखो बच्चों, हमारे पास में क्या है कि दो मास है। एक मास है m1 ये वाला, दूसरा मास है हमारे पास m2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया आपको, r, ये वाला। तो ये कह रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो दोनों के मास के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, जैसा इक्वेशन नंबर 1 बता रही है हमारी। दूसरा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें बता रही है। ठीक है, अब बच्चों करना है कि आपको कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को कंबाइन करना है। जैसे आप इनको कंबाइन करेंगे तो आएगा एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो जैसे इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे लगाना पड़ेगा कैपिटल जी। एक कांस्टेंट होता है वेयर जी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक कांस्टेंट होता है जो हमने लिखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसको कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बच्चों ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है इसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसमें दो केस बनते हैं। इफ m1 m2 इज कांस्टेंट, अगर m1 m2 दोनों कांस्टेंट है देन f क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। और इस इक्वेशन को शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जा सकता है f2 अपॉन f1 इक्वल टू r1/r2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। इधर फोर्स हम ले लेते हैं बच्चों और इधर डिस्टेंस, तो ये डिक्रीजिंग टाइप, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों ये कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इस तरीके का बच्चों इसमें ये इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से इसको देख सकते हैं। केस 2 इसमें जो आता है, इफ r इज कांस्टेंट, अगर r को हम कांस्टेंट ले रहे हैं देन f प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, यानी कि डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इफ m1 डैश, यानी कि जो फर्स्ट वाला मास है उसको आपने n1 टाइम्स कर दिया। ठीक है, यानी कि, और सेकंड मास को आपने n2 टाइम्स कर दिया, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F2 इक्वल टू m1 m2 डैश, और F2 डैश इक्वल टू, देखो m1 डैश की वैल्यू और m2 डैश की वैल्यू ये ऊपर से रख दी हमने यहाँ पे, n1 m1 n2 m2, तो n1 n2 बाहर ले आएंगे, m1 m2 यहाँ पे बचेगा। तो बच्चों ये जो बच रहा है ये है हमारे पास F1, यानी कि इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली से ये F1 हो गया। तो बच्चों F2 कितना हो जाएगा, N1 N2 इंटू F1। तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसमें। जैसे हम एक क्वेश्चन भी इसका बना सकते हैं यहाँ से। कैसा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जैसे हमारे पास एक मास है ये वाला m1 और m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, r। ठीक है, लेट्स से ये 2 kg है ना, और ये 3 kg है। तो इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, लेट से कितना मान लेते हैं हम, इसमें मान लेते हैं कि F फोर्स लग रहा है। तो बच्चों अगर ये मैं इसको मास को m1 डैश को कर दूं कितना 4, और m2 डैश को मैं कर दूं कितना 6, तो आप बच्चों देख सकते हैं ये 4 हुआ है। तो 4 होने का मतलब क्या हुआ है, यानी कि 2 से कितना हो गया 4, तो 4 कब हुआ होगा ये, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि 2 से जब 4 होगा तो 2 इंटू 2 होगा, है ना। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं 3 से क्या हुआ है 6, तो 3 से हुआ है 6, तो 3 इंटू 2 किया होगा, है ना। तो ये भी 2 टाइम्स हुआ, ये भी 2 टाइम्स हुआ, तो n1 भी आपका 2 आ गया और n2 भी आपका 2 आ गया। तो सीधा फॉर्मूला जो आ जाएगा नेक्स्ट फोर्स वो कितना होगा, n1 n2 इंटू एफ। बस n1 n2 आपके पास आ चुके हैं, 2 इंटू 2, और यहाँ से बच्चों देख पा रहे हैं आप, ये देखिए F तो आपके पास ऑलरेडी था, तो कितना फोर्स आ गया 4F। देखो कितना शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो बहुत ट्रिकी मेथड होता है बच्चों, इस मेथड से आप क्वेश्चन को पूरा सोल्व करवाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन बच्चों इसकी होती है। टू स्टडी द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर किस तरीके से फोर्स लगता है, जैसे सन है इसके चारों तरफ ये प्लेन है,
जो है प्लेनेट्स घूम रहे हैं, तो ये किस तरीके से इस सन के साथ एक फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। उस फोर्स के बारे में कौन बताता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि वो कितने फोर्स से जुड़े हैं। टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जहां हम रहते हैं इस एटमॉस्फेयर में चलते हैं फिरते हैं, ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है किस तरीके से इसका फैब्रिकेशन हुआ है, ठीक है। तो उस सारी चीजों के बारे में इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू पॉइंट मासेस ऑफ 1 kg एंड 2 kg, ठीक है, केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि हमारे पास दो मास है, एक m1 है ये वाला 1 kg का, दूसरा 2 kg का, दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इनके बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा। तो बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी की वैल्यू ये होती है, हमने बताई थी, m1 है हमारे पास 1, ये 2, 1 का स्क्वायर, तो बच्चों 6.62 इंटू ये आएगा 2 2 1 जा 2, 10 की पावर -11, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है वेट ऑफ ए गर्ल, ठीक है, 294 न्यूटन, फाइंड हर मास। यानी कि कह रहा है कि एक लड़की है, ठीक है, उसका जो वेट है वो कितना है, 294 न्यूटन, तो मास पूछा है। सिंस वी नो दैट वेट इक्वल टू होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू इक्वल टू होता है एम जी। बच्चों वेट आपको 294 दिया हुआ है, एम हमें निकालना है, और जी की वैल्यू होती है अर्थ पे 9.8, तो यहाँ से एम की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 294 अपॉन 9.8, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 kg, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। देखो केस 1 है ये हमारे पास, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। ये कह रहा है बच्चों कि जब दोनों मास के बीच का डिस्टेंस r है तो फोर्स लग रहा है F1, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस r2 कितना कर दिया r/2, तब नया फोर्स कितना होगा। हमने आपको अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था कि F2 इक्वल टू होता है F1 R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। R1 है आपके पास r, R2 r/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2r हो जाएगा, और ये r से r कैंसिल, 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4F1। तो बच्चों देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्विक एंड फास्ट आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें वैल्यू आपको चेंज करके कुछ भी दे सकता है, 1/8, 1/16, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका नहीं बदलेगा, बस वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है इफ द मून, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। ये कह रहा है कि अगर मून अर्थ को अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करता है तो वो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं चली जाती। तो बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पे ये अर्थ है ना, और ये मून है। अब देखो मून इसको खींच रहा है, ये फोर्स लगा रहा है इस पे F1, ठीक है, और जो अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है कितना लगा रही है F2, यानी कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे, लेकिन ये फोर्स लग रहा है इस तरफ और ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है। तो यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन लग रहा है एक तरीके से। तो इट इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन मून, जितना फोर्स अर्थ मून पे लगाएगी इधर, ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड बाय मून ऑन अर्थ, उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, मून। जितना अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स किस पे लगाया जा रहा है, मून के द्वारा अर्थ पे, यानी कि दोनों फोर्स सेम लग रहे हैं। दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट है, सो कैंसिल टू ईच अदर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड बॉडी रिमेन इन, ठीक है, बॉडी रिमेन्स ऑन इट्स प्लेस, और दोनों ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेंगे, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे एक फोर्स F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, तो दोनों फोर्स ही आपस में इक्वल हैं, तो जब इनका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। जब नेट फोर्स 0 होता है तो बच्चों वो स्टेबल रहती हैं चीजें, तो यहाँ पे मून और अर्थ अपनी जगह स्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इफ द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट h इक्वल टू 320 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास g की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम ले लेते हैं इसके सरफेस पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे पूछ रहा है h इक्वल टू 320 किलोमीटर ऊपर कितनी इसकी वैल्यू होगी। तो बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, g की वैल्यू गिवन है, g डैश हमें फाइंड करना है, तो यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला g डैश इक्वल टू g टाइम्स 1 माइनस 2h अपॉन r, इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। ये 9.8 होगा, 1 माइनस 2, एच की वैल्यू 320 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है बच्चों कितना होता है 6400 किलोमीटर, तो आर ई की जगह आप ये यूज करेंगे, दिया रहता है क्वेश्चन में। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल बच्चों, 32 टू जा होता है 64, और ये 640 हो जाएगा नीचे, 64 से इसको कट करेंगे, 10 टाइम्स कट होगा तो 1/10 आएगा यहाँ से।
10 में एलसीएम लूंगा, 10 एलसीएम लेके बच्चों ये 10 यहाँ चला जाएगा इधर और -1 तो आएगा यहाँ पे 9/10। तो बच्चों अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 9.8 तो हमारे पास ये ऑलरेडी आएगा, 10 से इस 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.9, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा बच्चों आएगा 8.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन हमें स्टेब्लिश करना है, ठीक है। फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मास, एम मास बॉडी, तो एम मास बॉडी और अर्थ है उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, जैसा यहाँ पे दिखा रखा है ये कि एम मास की कोई बॉडी है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे ये होता है सेंटर ऑफ अर्थ, मास जो अर्थ का होता है यहाँ पे वो कितना होता है एम ई। तो अभी जो फोर्स लगता है आपको पता है जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर लगता है न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे बच्चों एच कितना आ रहा है हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे आप निकाल रहे हैं बिल्कुल सरफेस पे। तो एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और जिस वजह से ये नीचे आता है, देखो अगर ये एम मास की ऑब्जेक्ट है ये नीचे आ रही है तो किस फोर्स से आती है वो, ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको बोलते हैं F=mg। ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चों, ये 2 हो गई। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा GME अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mg। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, GME इक्वल टू हो जाएगा GR स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, GME अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये रिलेशन होता है, इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज हो जाता है। फॉर एच हाइट, अगर एच हाइट के लिए हम बात कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ आर की जगह हो जाएगा आपके पास आर ई प्लस एच यूज करेंगे आप, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आर ई प्लस एच यूज करना है आपको। आगे समझ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये कह रहा है वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2-3 ऑफ इट्स हाइट is moving with a constant uniform speed on sudden application of the brake, the water in the tank would move backward, वो backward चलेगा या forward चलेगा, be unaffected और rise upward, वो या ऊपर की तरफ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये हमारे पास एक टैंकर है, 2/3 इसमें वाटर से भरा हुआ है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इस तरफ ये जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। जैसे अचानक से ब्रेक लगेगी, व्हेन द टैंक विल सडनली स्टॉप, जैसे अचानक से रुकेगा, देन वाटर विल टेंड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब भाई पानी तो चल रहा है, अब देखो इसकी मोशन के साथ, जैसे ये इधर चल रहा है तो पानी भी तो इधर ही चल रहा होगा, उसके साथ भी मूवमेंट बना हुआ है। तो बच्चों जैसे ही ये रुकेगा तो ये तो आ जाएगा रेस्ट में, लेकिन पानी थोड़ा ही रेस्ट में आएगा, उसके मॉलिक्यूल तो ऐसे ही आगे की तरफ चलते रहेंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा ये, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे, न्यूटन्स, ठीक है, इनर्शिया लॉ से, ठीक है। तो मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके जैसे एक बस चल रही है, अचानक से आप उसमें ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो, तो सेम वही कंडीशन होगी, तो मूव फॉरवर्ड अगले की यानी कि आगे की तरफ वो चला जाएगा, ठीक है। तो राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अभी हमने रिलेशन एस्टैब्लिश किया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों ये कैपिटल जी हो गया और ये स्मॉल जी। वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इट्स वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड डेप्थ। इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है, ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर। जैसे ये अर्थ है, यहाँ से इस अर्थ से ऊपर जाएंगे तो भी वैल्यू जी की क्या होती है, डिक्रीज। अगर आप इससे डेप्थ में जाएंगे तो भी वैल्यू जी की क्या होती है, डिक्रीज। तो इस तरीके से बच्चों होता है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों। ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। जो इक्वेटर लाइन होती है हमारी, उस पे इसकी वैल्यू जीरो होती है। जैसे आपने देखा होगा ये वाली हमारी इक्वेटर लाइन होती है बच्चों, ठीक है। इस इक्वेटर लाइन में जैसे हम बात करें ये वाली, तो यहाँ पे जो ये सेंटर हो गया, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है हमारा, स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड वॉल्यूम 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, फाइंड द बाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द स्फीयर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमारे पास एक स्फीयर है, ये पानी के अंदर पूरा तरीके से डूब गया है, ऐसे इमर्स्ड किया गया है इसको। तो इस पे जो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, बाइंड फोर्स, ठीक है। तो वो जो बाइंड फोर्स होगा वो कितना फोर्स लगेगा वो हमें बताना है बच्चों। आपको पता है ये ऊपर की तरफ लगता है बाइंड फोर्स, और ये किसके, यहाँ पे क्या होता है, इसका वेट। तो दोनों की बैलेंस कंडीशन क्या होती है, बैलेंस कंडीशन में बाइंड फोर्स और इसका जो वेट होता है बच्चों Fg, दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि बाइंड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से mg के, ठीक है। तो बच्चों mg के इक्वल हो जाएगा, लेकिन m हमारे पास नहीं है। देखो फॉर्मूला लगाएंगे F = mg, बट डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन
वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एम की जगह बच्चों हम क्या यूज करेंगे, रो इंटू वी। तो यहाँ मैंने एम की जगह रो इंटू वी रख दिया। डेंसिटी बच्चों ये दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम ये है, जी की वैल्यू आप 9.8 लगाएंगे। ये देखो यहाँ से 2, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, 9.8, 2 इंटू 9.8, और 10 की पावर कितनी हो गई बच्चों, 3, और माइनस का 4, एक बचेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई 19.6, 10 की पावर -1 आएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से एफ की वैल्यू आएगी 19.6, ये अपॉन में आ जाएगा बच्चों 10 डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा कितना, 1.96 न्यूटन। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लेके आते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, वर्क एनर्जी से जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आने वाला है। तो बने रहिए आप वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।